हेलो मेरे क्लास 12 के दोस्तों। ये देखो रोनी जी आपसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू। और रोनी जी ये भी कह रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछले वीडियो के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा मौर्य साम्राज्य, हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने फाउंड किया था इसको, उनके बेटे बिंबिसार और उनके पोते अशोक, और सम्राट अशोक के टाइम तक कितना बड़ा बन गया था मौर्य एम्पायर। और हमने ये भी जाना कि यह मौर्य एम्पायर ओनली 150 साल तक टिका था। हाँ, बनाना एक चीज़ है और टिकाना दूसरा चीज़। तो इतना बड़ा जो मौर्य साम्राज्य 150 साल बाद टुकड़े 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 में बट गया, और ये जो बट गए बहुत सारे अलग अलग राज्य बन गए, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इसको हम दो हिस्सों में देखेंगे। एक है साउथ के जो राज्य बने थे, और एक है जो सेंट्रल, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो राज्य बने थे। चलो साउथ से शुरू करते हैं। यहाँ ना कुछ राज्य भी बने और कुछ सरदारियाँ भी बनी। फॉर एग्जाम्पल चोला, चेरा, पांड्या, इनको सबको एक साथ देखो। और ये सब जिस रीजन में है ना, इसको कहते थे तमिलकम क्षेत्र। अब आप कहोगे तमिलकम, तमिलनाडु तो हमने सुना है, तमिलकम क्या है? तमिलनाडु था प्राचीन तमिलनाडु, जिसमें ना आज का आंध्र प्रदेश और केरल, इसके भी कुछ हिस्से इसमें आते थे। तो ये था एंशिएंट तमिलकम। तो इसमें कुछ राज्य भी थे और कुछ सरदारियाँ भी थी। राज्यों पर राजा का शासन था, सरदारियों पर सरदार का। मैं सरदार कह रही हूँ तो आप कहीं ये तो नहीं समझ बैठे? ना 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 ना, सरदार मतलब अपने क्लैन का चीफ, अपने टोली का सरदार। ये कोई बड़ा शूरवीर होता था और इसके लोग इसके बड़े बात मानते थे, और इसके जो अपने टोली के लोग थे, इनके समर्थन ही से तो ये सरदार बनते थे। और सरदार दूसरे लोगों से जो भेंट, जो नजराना, जो गिफ्ट्स पाते थे, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते थे, और इससे उनको बड़ा सपोर्ट मिलता था। देख रहे हो ना? और सरदारियों में इनके पास से कभी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, स्थायी आर्मी नहीं। इतनी बड़ी आर्मी की इनकी ज़रूरत ही क्या थी? सरदारी में ही तो रहना है, इतने बड़े आर्मी लेके क्या करेंगे? एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरदार का बेटा सरदार बने ये ज़रूरी नहीं था। जो सरदारी में जो सबसे बड़ा शूरवीर है वही बनेगा सरदार। तो सरदारियों के पॉइंट्स देख लो जरा सा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे राजा। राजा बनते थे वंशाधिकार से, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता था। तो राजा अपने जो रेवेन्यू ज़रूरत थी उसके लिए प्रजा से टैक्स लेते थे, और राजा के पास थी स्टैंडिंग आर्मी, क्योंकि राजा की जिम्मेदारी थी अपने राज्य को सुरक्षा देना। तो राजा के पॉइंट्स को देख लो। अब किसी भी देश को आगे बढ़ना हो, राज्य को आगे बढ़ना हो, तो उसकी इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्स से या गिफ्ट से। तो कई राजा और सरदार ने इसके अलावा वो ट्रेड भी करते थे, व्यापार भी, लैंड रूट से भी और वाटर रूट, सी रूट से भी। देखो कहाँ कहाँ जाते थे, देख रहे हो? ये सारा इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिला? ये मिले हैं हमें प्राचीन तमिल संगम टेक्स्ट और पोएट्री, इन सब चीज़ों से। संगम मतलब एक एकेडमी, एक विद्यापीठ, जहाँ बड़े सारे विद्वान पढ़ते थे, पढ़ाते थे, रचना करते थे। ये देखो रॉक्स पे भी कुछ रचनाएं लिखी हैं, और भोजपत्र पे, बर्च बार्क पे लिखी हुई है। इसी से तो हमने जाना इन 3 किंगडम्स के बारे में। अच्छा लगा? गुड। तो इसकी समरी भी देख लो एक बार। ओके, अब हम चलेंगे नॉर्थ की तरफ, और पहले सबसे पहले मध्य और पश्चिम भारत के राज्यों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आज जहाँ आंध्र प्रदेश है वहाँ थे सातवाहन वंश, और आज जहाँ महाराष्ट्र है वहाँ थे शक राजा। और फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो देखो कितना बड़ा कुषाण साम्राज्य। एक चीज़ आप जानते हो राज्य और साम्राज्य का डिफरेंस? राज्य मतलब एक सीमित भूमि पे जो राज करते थे, देख रहे हो ना? और साम्राज्य मतलब बहुत बड़ी लैंड एरिया। समझ गए ना? साइज का डिफरेंस है। तो राज्य हो या साम्राज्य हो, पुराने राजाओं को हटाकर ही तो ये नए राजा बने थे। सातवाहन और शक राजा जो थे, ये कहाँ से आए थे, क्या कुछ लेवल से आए थे, इसका तो बहुत ज़्यादा कोई प्रमाण भी नहीं मिला है। और स्थानीय लोग जो थे ना, वो इनको कहते थे तुम हमलावर हो, इन्वेडर हो, हमारे तो अपने राजा थे, तुमने उन्हें मार गिराया और तुम उसके जगह पे आके बैठ गए। शक शासक जो थे ये भारत के भी नहीं थे, ये मध्य एशिया के किसी देश की तरफ से आए हुए थे। तो अधीनों से तो इज्जत पाना जरूरी था ना राजा के लिए। उसके लिए राजा को जरूरी था अपनी लेजिटिमेसी दिखाना, अपनी वैधता दिखाना। तो सत्ता में आके उन्होंने कहना शुरू कर दिया हम तो बड़े ऊंचे तबके के लोग हैं। इसके लिए उन्होंने कई स्ट्रैटेजी भी बनाई। एक ऐसा स्ट्रैटेजी था कि अपने को ना सीधा भगवान से ही जोड़ दो।
तो थे राजा और बन गए दैवी राजा, डिवाइन किंग। ये देखो राजा के सिर के चारों तरफ क्या देख रहे हो, एक ज्योतिपुंज, वैसे भगवानों के सिर के। और हिस्टोरियंस का कहना है कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा कुषाण राजाओं से। कुषाण एम्पायर याद है ना आपको? तो इसका जो प्रमाण है, ये हमें बड़े बड़े मूर्ति सिक्कों से मिले हैं। अफगानिस्तान और भारत से क्या मूर्तियाँ मिली हैं, साइज़ देखो ज़रा। ये देखो एक मूर्ति, कमरे का साइज़ देखो, और ये टूटी मूर्ति का साइज़ देखो, और इस मूर्ति को देखो, ये भी एक सम्राट की मूर्ति है। इन दोनों मूर्तियों को कमरे के साइज़ के साथ कंपेयर करो तो खुद ही समझ जाओगे। इतना बड़ा जो विशाल आकार है, ये तो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता, ये तो भगवान के ही इतने बड़े आकार हो सकते हैं। तो ये था उनका स्ट्रैटेजी 1, बड़े बड़े मूर्ति बनाओ। स्ट्रैटेजी 2 था कि मूर्तियों से भी काम न बने तो मूर्तियों में ना नाम के सामने देवपुत्र या स्वर्गपुत्र, सन ऑफ गॉड या सन ऑफ हेवन लिख दो, यानी कि हम तो भगवान से ही आए हैं। और तीसरा स्ट्रैटेजी था जो कुषाण टाइम में हुआ था कि सिक्कों के एक तरफ भगवान का और एक तरफ राजा का, यानी कि राजा और देवता वो तो एक दूसरे की परछाई ही हैं। इन तरीक़ों से राजा अपनी वैधता दिखाते थे कि हम तो भगवान से आए हैं, हमसे बढ़ के राजा और कौन हो सकता है, हम ही तो आपके राजा बनेंगे। समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता, ये तो व्हील ऑफ टाइम गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये सारे राजा गायब हो गए, लोग इनके बारे भूल भी गए। और अब हम आ जाते हैं 4th सेंचुरी AD में। इस समय भारत में एक बहुत बड़ा एम्पायर बना, गुप्ता एम्पायर। और इसके जो हमें इन्फॉर्मेशन मिले हैं, ये इंस्क्रिप्शन से मिले हैं, मुद्राओं से मिले हैं। इस मुद्रा को क्लोजली देखो, ये देखो चंद्रगुप्त II का जो सम्राट थे उस समय उनका है। और मिले हैं हमें इन्फॉर्मेशन उस समय के साहित्य से, लिटरेचर से। इनफैक्ट गुप्ता टाइम को तो साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन एज। उस समय थे महाकवि कालिदास, उनके लिखे जो पोएम्स थे वो तो आज भी लोग पढ़ते हैं। इन सब सोर्सेज से हमने जाना कुछ राजाओं के नाम, देखो इनको। और इन सब राजाओं ने गुप्ता एम्पायर को क्या फैलाया, देख रहे हो, पूरे नॉर्थ इंडिया को भरकर। गुप्ता एम्पायर के अलावा हमें कुछ और भी राज्यों साम्राज्यों के बारे पता चला। ये देखो गुप्ता एम्पायर, और उसके नीचे देख रहे हो वाकाटक एम्पायर, और फिर नीचे पल्लव, और फिर उत्कल, ये सारे राज्य। तो हिस्टोरियंस ने इनकी बड़ी क्लोजली स्टडी की। और हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस वक्त न साम्राज्य शासन का तरीका चेंज होने लगा। कई राजा ना अपने सामंतों पर, बड़े जो रीजनल लॉर्ड्स थे उन पर वो बड़े निर्भर हो गए, डिपेंडेंट हो गए। सामंत मतलब एक लॉर्ड जिसको वो एक टेरिटरी, एक सीमित भूमि देते थे और कहते थे ये तुम नियंत्रण करो। तो सामंत को जिसने भूमि दिया, यानी कि राजा ने भूमि दिया, उसका सम्मान करना है। नंबर 2 क्या करना है, भूमि को मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल उस पर एग्रीकल्चर करो, खूब फसल उगाओ, ज़मीन किसको बंटवारा करो, फिर वहाँ के ट्रेड करो, बाज़ार मार्केट्स के देखो, और ये सब कर कर वहाँ खूब सारा धन इकट्ठा करो। कुछ धन अपने पास रखो, बाकी धन राजा के पास भेज दो। तो सामंत के भूमि नियंत्रण का काम था इनका। और सामंत का एक और काम था जो था, ज़रूरत पड़े तो राजा को वो सेना देकर सहायता भी करते थे। अब आप सोच रहे होंगे सामंत सारा काम करते थे तो राजा क्या करते होंगे? गुड क्वेश्चन। ये है एक एग्जाम्पल डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, विकेंद्रीकरण का नमूना ये है। इसका मतलब राजा के काम अलग और सामंत के काम अलग। राजा के काम थे कानून और नीति बनाना, फिर दूसरे राज्यों फॉरेन पावर्स के साथ रिलेशनशिप बना के रखना, और देश की सुरक्षा के लिए आर्मी को रखना। और सामंत के काम तो आपने देख ही लिया। तो आप ये समझ गए ना आप कि सामंत राजा पर निर्भर नहीं थे, राजा सामंत पर ही निर्भर हो गए थे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, कभी कभी जो सामंत बहुत शक्तिशाली बन जाता था ना, राजा को हटा के खुद ही राजा बन के बैठ जाता था। तो आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा मौर्य साम्राज्य टूटने के बाद कौन कौन से राज्य बने थे। फिर हमने देखा केंद्रीय शासन से विकेंद्रीय शासन, राजा के काम हमने देखे और सामंतों के काम हमने देखे। तो ये वाला जो वीडियो था, जो न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ किंगशिप, ये आपको अच्छा लगा, इसको एक लाइक दे दो ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।